नमस्कार दोस्तों। अगर आप यूजीसी नेट एजुकेशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपने सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन में 3 बड़े नाम ज़रूर सुने होंगे। संरचनात्मक प्रकार्यवाद, संघर्ष सिद्धांत और प्रतीकात्मक परस्पर क्रियावाद। आज के इस वीडियो में हम इन तीनों को बहुत ही आसान उदाहरणों के साथ समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं संरचनात्मक प्रकार्यवाद की। स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म। देखिए, यह सिद्धांत समाज को एक जटिल प्रणाली के रूप में देखता है जिसके विभिन्न भाग हैं, जैसे शिक्षा, परिवार और धर्म समाज में स्थिरता और संतुलन बनाए रखने के लिए मिलकर काम करते हैं। देखिए, प्रकार्यवाद जो है वो इसे ऐसे समझिए जैसे हमारा शरीर है और शरीर का हर अंग, हाथ, पैर, दिल अपना काम करता है ताकि शरीर जो है चलता रहे। अब देखिए, बात करेंगे इसके मुख्य विचारकों की। इसके मुख्य विचारक हैं एमिल दुर्खेम, टेलकोट, पार्सन्स। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी मूल अवधारणा है समाज एक शरीर की तरह है और शिक्षा उसका एक अंग है। अब बात करेंगे शिक्षा की भूमिका की। देखिए, शिक्षा की भूमिका क्या होती है? सामाजिक सुदृढ़ीकरण, कौशल विकास और सामाजिक चयन। सामाजिक सुदृढ़ीकरण में होगा, जैसे शिक्षा बच्चों को समाज के साझा मूल्यों और मानदंडों को सिखाती है ताकि सामाजिक एकता बनी रहे। कौशल विकास की बात करें, यह भविष्य के कार्यबल के लिए आवश्यक कौशल प्रदान करती है। सामाजिक चयन, पार्सन्स के अनुसार शिक्षा योग्यता मेरिट के आधार पर लोगों को समाज में उनकी भूमिकाओं के लिए चुनती है। अब आते हैं संघर्ष सिद्धांत पर। देखिए, यह जो है बिल्कुल ही संघर्ष सिद्धांत का, प्रकार्यवाद का जो एकदम उल्टा होता है। यह कहता है कि समाज में सब कुछ ठीक नहीं है। आइए इसे समझते हैं। कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी को, प्रकार्यवाद के विपरीत संघर्ष सिद्धांत समाज को सहयोग के बजाय शक्ति संघर्ष के रूप में देखता है। यह मानता है कि समाज में विभिन्न समूहों, अमीर तथा गरीब जैसे के बीच संसाधनों के लिए हमेशा खींचतान रहती है। देखिए, इसकी अवधारणा क्या है? समाज जो है 2 वर्गों में बटा हुआ है, शक्तिशाली और शक्तिहीन। और इसके अनुसार शिक्षा जो है अमीरों का एक औजार है। देखिए, उदाहरण के जरिए समझते हैं। एक महंगे प्राइवेट स्कूल का बच्चा और एक गरीब सरकारी स्कूल का बच्चा। संघर्ष सिद्धांत कहता है कि शिक्षा प्रणाली इस तरह बनाई गई है कि अमीर का बच्चा हमेशा टॉप पर रहे और गरीब का बच्चा केवल मजदूरी या छोटे काम के लिए तैयार हो। आइए अब बात करेंगे इसके मुख्य विचारकों की। कार्ल मार्क्स, सैमुअल बाउल्स, हर्बर्ट गिटिंग्स। देखिए, कार्ल मार्क्स को तो संघर्ष सिद्धांत से आप जानते ही हैं। इन्होंने तो संघर्ष सिद्धांत की थ्योरी को जन्म ही दिया था, तो आपको ये याद रखना है। चलिए अब चलते हैं इसकी मूल अवधारणा पर। शिक्षा प्रणाली निष्पक्ष नहीं है। यह सत्ता में बैठे शक्तिशाली वर्ग के हितों की रक्षा करती है। बात करेंगे शिक्षा की भूमिका की। सबसे पहला पॉइंट है इसमें यथास्थिति बनाए रखना। यह अमीरों के बच्चों को उच्च पदों के लिए और गरीबों के बच्चों को आज्ञाकारी मजदूर बनने के लिए तैयार करती है। अब है इसमें दूसरा पॉइंट, प्रच्छन्न पाठ्यक्रम यानी कि हिडन करिकुलम। हिडन करिकुलम, बाउल्स और गिटिंग्स के अनुसार स्कूल बच्चों को अनुशासन, समय की पाबंदी और उच्च अधिकारियों की आज्ञा मानना सिखाते हैं ताकि वे कारखानों या दफ्तरों में बेहतर मजदूर बन सकें। तीसरा पॉइंट है असमानता का पुनरुत्पादन। यह सिद्धांत मानता है कि शिक्षा सामाजिक तथा आर्थिक असमानताओं को कम करने के बजाय उन्हें और गहरा करती है। देखिए, इसका कीवर्ड हो जाएगा याद करने के लिए, एक आसान सा शब्द बताती हूँ, शक्ति संघर्ष, असमानता और हिडन करिकुलम यानी कि प्रच्छन्न कार्यक्रम। अब बात करेंगे तीसरे सिद्धांत की। तीसरा है प्रतीकात्मक क्रियावाद। यह देखिए, दोनों ही ऊपर के जो दोनों हैं इनसे अलग है, क्योंकि यह कक्षा के अंदर क्या हो रहा है उस पर ध्यान देता है।
इंग्लिश में से कहते हैं सिंबलिक इंटरेक्शंस। ठीक है, जहाँ ऊपर के दोनों सिद्धांत समाज के बड़े ढांचे की बात करते हैं, वहीं यह सिद्धांत सूक्ष्म स्तर यानी कि माइक्रो अप्रोच पर ध्यान देता है। यह देखता है कि कक्षा के अंदर शिक्षक और छात्र की बातचीत कैसे शिक्षा को प्रभावित करती है। आइए बात करेंगे इसके मुख्य विचारकों की। मुख्य विचारक हैं इसके G.H. मीड, हर्बर्ट ब्लूमर और चार्ल्स कूले। मूल अवधारणा है इसकी मनुष्य अर्थों और प्रतीकों के आधार पर एक दूसरे से क्रिया करते हैं। शिक्षा की भूमिका में है, पहला पॉइंट है लेबलिंग थ्योरी। यदि शिक्षक किसी छात्र को कमज़ोर या शरारती का लेबल लगा देता है तो छात्र धीरे धीरे वैसा ही व्यवहार करने लगता है। इसे सिद्ध भविष्यवाणी यानी कि सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी कहते हैं। दूसरा पॉइंट है आत्मधारणा का निर्माण। छात्र स्कूल में दूसरों की प्रतिक्रियाओं के माध्यम से अपनी पहचान बनाते हैं। तीसरा पॉइंट है अंतःक्रिया। यह सिद्धांत इस बात पर शोध करता है कि शिक्षक की अपेक्षाएं छात्र के प्रदर्शन को कैसे बदल देती है। देखिए, इसका मूल विचार जो है, इसकी अवधारणा जो है उसके बारे में बात करेंगे। शिक्षक और छात्र के बीच की बातचीत और इशारे, यही जो है इसका मूल अवधारणा है। अब एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक शिक्षक किसी छात्र को बार बार कहता है, तुम तो बुद्धू हो, तुमसे नहीं होगा। अब जब बार बार वही बात कही जाएगी तो धीरे धीरे छात्र भी मानने लगता है कि वह कमज़ोर है, और इसे ही लेबलिंग थ्योरी कहते हैं। अब देखिए, ये जो सिद्धांत है प्रतीकात्मक प्रयास पर क्रियावाद, इसके कीवर्ड्स नोट कर लीजिए। लेबलिंग, अर्थ, पहचान और सूक्ष्म स्तर। ठीक है, जहाँ ये आएंगे यानी कि बात हो रही है प्रतीकात्मक परस्पर क्रियावाद की। अब आइए बात करेंगे इसके तुलनात्मक संक्षिप्त विवरण की। ये देखिए, यहाँ इसका तुलनात्मक संक्षिप्त जो है विवरण दिया गया है। इससे आपको याद करने में बहुत ही आसानी होगी। सिद्धांत, दृष्टिकोण और शिक्षा का मुख्य कार्य। प्रकार्यवाद का दृष्टिकोण है समष्टि यानी कि मैक्रो। सामाजिक स्थिरता और कौशल विकास। संघर्ष सिद्धांत की बात करें तो इसका दृष्टिकोण भी समष्टि यानी कि मैक्रो अप्रोच है, और इसके शिक्षा का मुख्य कार्य है शक्ति का प्रभुत्व और असमानता बनाए रखना। तीसरा है प्रतीकात्मक क्रियावाद यानी कि व्यष्टि। ये माइक्रो अप्रोच की बात करता है, कक्षा में अर्थ, पहचान और संबंधों का निर्माण। तो दोस्तों, जहाँ प्रकार्यवाद जो है एकता देखता है, संघर्ष सिद्धांत भेदभाव देखता है, वहीं क्रियावाद जो है इंसानी व्यवहार को देखता है। उम्मीद है कि अब ये टॉपिक आपके लिए बिल्कुल आसान और क्लियर हो गया होगा और आप इसे परीक्षा में कॉन्फिडेंटली अटेम्प्ट कर पाएंगे। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपको ऐसे ही UGC नेट JRF से जुड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिलते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।